नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कल से पूरे देश में चर्चा हो रही है बेंगलुरु से दिशा रवि नाम की लड़की को अरेस्ट किए जाने की। हर जगह बात हो रही है मुंबई के एक वकील निकिता जेकब के अंडरग्राउंड हो जाने की। लेकिन बात सिर्फ इन दो लड़कियों की नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। इन्हें तो शायद इस खेल में सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। आज मैं आपको इसके पीछे की खतरनाक साजिश के बारे में बताना चाहता हूं। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देशद्रोह की एक्टिविटी का, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कैसे हुआ, किसने किया, और सबसे जरूरी यह समझने की जरूरत है इस साजिश का मकसद क्या है। और यह एक ऐसी बात है जो आपको और कोई नहीं बताएगा। असल में कल तो एक बार मैंने भी यह सोचा था कि एक 21-22 साल की लड़की क्या कर सकती है, उससे क्या खतरा हो सकता है। पर आज इस बात के पक्के सबूत मिले तो पता चला बात इससे बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है। इसमें बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं। गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को दिल्ली में आग लगाने की साजिश नवंबर में ही बननी शुरू हो गई थी। ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन इसके सबूत मिल गए हैं। दिसंबर में इस साजिश को इंप्लीमेंट करने का काम शुरू हो गया था। 11 जनवरी को इसकी फाइनल मीटिंग हुई और इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पूरी प्लानिंग कनाडा में बैठे खालिस्तानियों ने की। मो धालीवाल ने 11 जनवरी को इस सिलसिले में एक वर्चुअल मीटिंग की। इसमें दुनिया की अलग अलग लोकेशन से करीब 70 लोग शामिल थे। कनाडा में रहकर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम का संगठन चलाने वाले मो धालीवाल ने जूम ऐप पर मीटिंग में 26 जनवरी को ग्लोबल एक्शन डे का प्लान बताया था। इसी मीटिंग में बेंगलुरु से दिशा रवि, मुंबई से निकिता जेकब, ये दोनों शामिल हुई थी। आज यह भी पता चला कि साजिश में महाराष्ट्र के बीड से शांतनु के अलावा एक और शख्स शामिल था जिसका नाम है पीटर फेडरिक। और ये पीटर फेडरिक काफी खतरनाक है। आज मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं जो साबित करते हैं कि किसान आंदोलन में घुसपैठ हो, 26 जनवरी की हिंसा हो, लाल किले पर हमला हो, इन सारी घटनाओं की प्लानिंग इंटरनेशनल लेवल पर की गई। अब ये सवाल हो सकता है कि इसका मकसद क्या है। ऊपरी तौर पर तो लगेगा जैसे ये किसानों को भड़काने की कोशिश थी, लेकिन असली मकसद मैं आपको बताता हूं। इन सारी साजिश का मकसद एक है, दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री के बढ़ते कद और भारत की बढ़ती ताकत को कम करना। मकसद है नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना। और इसके पीछे असली मकसद यह है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह दिखाना कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पाकिस्तान की सरकार इस साजिश में पूरी तरह शामिल है। इसके कुछ सबूत मैं आपको दिखाता हूं, उससे पता चलेगा कि साजिश कितनी गहरी है, कितनी खतरनाक है। भारत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह साजिश किस लेवल पर रची गई थी, पाकिस्तान ने इस साजिश को कैसे आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ट्विटर पर लिखा, मोदी और आरएसएस भारत में अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चुप कराने में यकीन रखते हैं। जैसा उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, उन्होंने अपना नैरेटिव बनाने के लिए क्रिकेटर और फिल्म इंडस्ट्री के हस्तियों का इस्तेमाल किया, जो काफी शर्मनाक था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने 22 साल की लड़की दिशा रवि को भी गिरफ्तार कर लिया। ये सारा का सारा ट्विटर पर लिखा गया है। लिखते हैं, भारत में आवाम को न बोलने का हक है, न सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान को छोड़कर अपने पड़ोसी की इतनी फिक्र क्यों कर रही है? ये बेवजह नहीं है। यह उसी साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद है दुनिया में मोदी को बदनाम करना। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश क्यों करेगा? ये पाकिस्तान की उसी सोच का, उसी प्लानिंग का हिस्सा है जिसके तहत नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड लीडर की इमेज को खराब किया जाए। इसलिए पाकिस्तान मोदी के खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ता। किसान आंदोलन को लेकर पाकिस्तान
26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसको लेकर पाकिस्तान और उसकी जांच को लेकर पाकिस्तान भारत को सिर्फ बदनाम कर रहा है। कई तरह के दावे किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया को यह नहीं बताता कि 26 जनवरी की हिंसा के तार उन खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं। कनाडा में बैठे खालिस्तानियों ने 26 जनवरी को ग्लोबल एक्शन डे की जो प्लानिंग की, जो साजिश रची, उसे पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानियों ने सोशल मीडिया के जरिए फैलाया। पाकिस्तान जो बात छुपाने की कोशिश की है वो मैं आपको बताता हूं। असल में ग्रेटा थुनबर्ग की गलती से दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा फायदा हुआ, ये एक वरदान बन गई। वरना प्लानिंग तो ऐसी थी कि उसकी कानों कान किसी को खबर भी नहीं होती। सबूत खोजना तो बहुत दूर की बात थी। ग्रेटा थुनबर्ग ने जो टूल किट गलती से ट्वीट कर दिया था, उसने सारा भंडा फोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने तार जोड़े तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब होते गए, एक के बाद एक। सारी साजिश की परतें खुलती गई एक के बाद एक। पता लगा कि नवंबर से खेल शुरू हुआ था। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ उसके बाद इस साजिश में तेजी आई। किसान आंदोलन की आड़ को लेकर मोदी को बदनाम करने का प्लान बनाया गया। 6 दिसंबर से काम शुरू हुआ। 11 जनवरी को जूम पर फाइनल मीटिंग हुई। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि 11 जनवरी की मीटिंग में कौन कौन से लोग शामिल थे। पुलिस का कहना है कि साजिश के पीछे पाकिस्तानी और खालिस्तानी दोनों हैं। 11 जनवरी की मीटिंग में सब शामिल थे। इसी मीटिंग में तय हुआ था कि 26 जनवरी को किस तरह दिल्ली में हंगामा करना है, किन किन लोगों को ट्विटर पर फॉलो करना है, कैसे मैसेज को फैलाना है, कैसे किसानों को भड़काना है। सारी की सारी बातें तय हो गई थी। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। लेकिन फिलहाल पुलिस की सुई मो धालीवाल और पीटर फ्रेडरिक के नाम पर अटकी है। उसकी वजह है कि पीटर फ्रेडरिक का रिकॉर्ड बहुत सनसनीखेज है। वो भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल रहा है। 26 जनवरी के बारे में जो टूल किट सामने आई, ट्विटर पर जो डिटेल सामने आई, उसमें किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने की बात कही गई है, उसकी जिम्मेदारी पीटर फ्रेडरिक को दी गई थी। पीटर तय करता था क्या हैशटैग बनाने हैं, इन्हें कैसे ट्रेंड करवाना है, किसान आंदोलन से जुड़े ट्वीट्स में किन किन को टैग करना है। यह सब डिसाइड करना पीटर फ्रेडरिक का काम था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीटर फ्रेडरिक 2005-2006 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पर था। 15-16 साल से पीटर फ्रेडरिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े लोगों के साथ काम करता रहा है। इस टूल किट में पीटर का नाम रिसोर्स पर्सन के तौर पर डाला गया था। पीटर फ्रेडरिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्लान को बनाया है कि ये हैशटैग किस तरह से रन करने हैं, इसमें किसको टैग करना है और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए। एक अटपटा सा नाम दिखेगा आपको, दैट इज़ पीटर फ्रेडरिक। अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है। तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, बीएस भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो आईएसआई की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं बीएस भिंडर साहब के साथ।
और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे BS भिंडर। खुद को कभी मलेशिया का बताते हैं, कभी बाकी कंट्रीज़ का बताते हैं। अब प्रश्न सिर्फ ये है कि पीटर फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया? क्या ये मोह धालीवाल के कहने पर डाला गया, या दिशा, निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है, एंड थ्रू इनके BS भिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच वी एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट इन द कमिंग डेज। पीटर फ्रेडरिक का नाम भले सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए नया हो, वो जानते हो उसके बारे में, उनके लिए नई बात नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तो नया था। अब सवाल है कि पीटर हो या कोई और, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों करेगा? क्या वजह है? भारत में गड़बड़ी की साजिश क्यों रचेगा? इसका जवाब मिला। पीटर फ्रेडरिक खालिस्तान का सपोर्टर है, इसलिए नरेंद्र मोदी और RSS के खिलाफ है, और इसके कई सबूत हैं। मैंने अपनी टीम से पीटर फ्रेडरिक की ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर जांच करने को कहा। उसकी टाइमलाइन एंटी मोदी, एंटी RSS, सेफ्रॉन फासिज्म, एंटी फासिज्म जैसे शब्दों से भरी पड़ी है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीटर फ्रेडरिक दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर कैंपेन चलाता है, और उसका एक वीडियो मिला जिसमें वो हाउडी मोदी प्रोग्राम का विरोध कर रहा है। ह्यूस्टन की सिटी काउंसिल में दी गई स्पीच में वो कह रहा है कि ह्यूस्टन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं करना चाहिए, बल्कि विरोध करना चाहिए। हाउडी मोदी नहीं, बल्कि एडियोस मोदी यानी अलविदा मोदी कह देना चाहिए। Rather than howdy Modi, the city of Houston ought to be saying adios Modi. And I would like to enter into the record one copy for every council member of a 50-page briefing about Modi and the RSS. पीटर की जो बात मैंने आपको सुनवाई वो कोई 1-2 महीने पुरानी नहीं है। ये बात उसने सितंबर 2019 में कही थी, यानी करीब 1.5 साल पहले। उस वक्त भी वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा था। पीटर फ्रेडरिक अमेरिका में हाउडी मोदी प्रोग्राम की सफलता को तो नहीं रोक पाया, लेकिन वो अपनी नापाक हरकतों में लगा रहा। इसीलिए 26 जनवरी को हंगामा करने की साजिश में शामिल हुआ और अपने जैसे कई दूसरे लोगों को इसी कॉन्स्पिरेसी से जोड़ा। अभी तो साजिश के सबूत एक एक करके मिल रहे हैं। पुलिस ने सिलसिले में सिर्फ एक गिरफ्तारी की है, वो है बेंगलुरु से दिशा रवि नाम की लड़की की। इसकी उम्र 22 साल है, इसलिए उम्र का हवाला देकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि 22 साल की लड़की पर जुल्म हो रहा है, उसे देशद्रोही करार दिया जा रहा है, उसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करने की सजा दी जा रही है, फंसाया जा रहा है। लेकिन एक कड़वा सच है, और वो सच है कि दिशा रवि ने 26 जनवरी को दंगे की साजिश में एक्टिव रोल निभाया था। हो सकता है जाने अनजाने में किया हो, लेकिन वो साजिश का हिस्सा बनी। पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि 26 जनवरी की साजिश में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो टूल किट बनाई गई थी वो दिशा रवि ने तैयार की थी। और सिर्फ तैयार नहीं की थी, उन सारे लोगों को इस टूल किट को दिशा ने भेजा था, वो सारे लोग जो इस साजिश का हिस्सा थे। दिशा रवि उन लोगों में शामिल है जो कनाडा में बैठे खालिस्तानी मोह धालीवाल से सीधे सीधे जुड़ी हुई थी। उसने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के फाउंडर मोह धालीवाल के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। किसान आंदोलन के लिए ग्रेटा थुनबर्ग ने जो ट्वीट किया था, जो टूल किट अपलोड की थी, वो ग्रेटा थुनबर्ग को दिशा रवि ने ही टेलीग्राम ऐप के जरिए भेजी थी। ग्रेटा थुनबर्ग एनवायरमेंटिस्ट हैं और दिशा रवि भी अपने आप को एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बताती है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया नाम का एक संगठन वो चलाती है, और दिशा ने ग्रेटा थुनबर्ग को टूल किट भेजी, लेकिन वो पब्लिक करने के लिए नहीं थी। ग्रेटा थुनबर्ग ने जब गलती से इस टूल किट को शेयर कर दिया, इसे पब्लिक कर दिया, तो साजिश सामने आ गई। दिशा रवि समझ गई कि मुश्किल हो सकती है, इसीलिए उसने उसी दिन अपने फोन और कंप्यूटर से कई अहम दस्तावेज डिलीट कर दिए।
दिशा ने अपने साथियों शंतानु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। 22 साल की लड़की है, अच्छे परिवार की, पढ़ी लिखी, समझदार है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगता। लड़की के प्रति सहानुभूति भी होती है। लगता है छोटी सी उम्र में शायद उसने गलती कर दी हो, शायद उसे किसने बहका दिया हो, लेकिन जब जांच करनी है तो फिर उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस किस की पूरी डिटेल्स मेरे सामने आई हैं तो ये लगता है कि जो किया गया वो सोच समझ कर किया गया, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, ये सारी बात दिशा रवि अच्छी तरह जानती थी। जब वो ये जानती थी कि ग्रेटा थुनबर्ग ने जो टूल किट गलती से शेयर किया वो देश के खिलाफ है, इसीलिए उसने अपने कंप्यूटर से सारे सबूत डिलीट कर दिए। सबूत तो इस बात के भी हैं कि दिशा ने ग्रेटा से व्हाट्सएप चैट करके कुछ दिन के लिए बात करने के लिए मना कर दिया था। जिस दिन पुलिस ने केस फाइल किया उसी दिन दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग से चैट की, जिसमें दिशा रवि ने लिखा कि क्या हम कुछ वक्त के लिए इस पर बात न करें, मैं अपने वकील से सलाह करने जा रही हूं, आई एम सॉरी, हमारा नाम इसमें शामिल है। दिशा रवि ने लिखा इसके लिए हम पर UAPA लग सकता है, UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस पूरी चैट से साफ है अगर दिशा को यह पता था कि टूल किट को लेकर उन पर UAPA लग सकता है तो उनको इस बात की भी जानकारी थी ये एक्ट देश विरोधी है और ये कानून देश विरोधी काम करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। मतलब साफ है कि दिशा रवि ये बात जानती थी वो जो कर रही थी वो गलत था, देश के खिलाफ था, इसलिए अब उनकी उम्र का हवाला देना तो ठीक नहीं होगा। अब सवाल यह कि 22 साल की लड़की देश विरोधी काम क्यों करेगी, उसका क्या मकसद हो सकता है, क्या इंटरेस्ट हो सकता है। इसका जवाब खोजा, पता चला कि दिशा कम्युनिस्टों से प्रभावित है, वामपंथियों से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी की घोर विरोधी है, इसीलिए इस लड़की को बहकाना आसान हो गया। विदेशों में बैठे भारत विरोधी लोगों ने इस लड़के के दिमाग में नरेंद्र मोदी के खिलाफ और जहर भरा, देश के खिलाफ साजिश में उसे साथ लिया। अब सवाल है ये कैसे साबित होगा कि दिशा कम्युनिस्टों से प्रभावित है और नरेंद्र मोदी की विरोधी है। क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? लेकिन दिशा की बात सुनेंगे तो आपको उसका यकीन हो जाएगा। एक पुराना वीडियो मुझे मिला है जिसमें दिशा रवि कह रही है मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, मोदी दूसरों की आवाज को दबाते हैं। इस वीडियो में दिशा ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि उसके माता पिता तो मोदी को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो खुद मोदी के खिलाफ है। The Modi government, the PJB party seems like it's pretty reactionary. I mean, Hindu nationalism, conservative attitudes about women's roles. Why did Indians elect him and re-elect his party? So the Modi government is a very right-wing party, and I think one thing he did right was he was able to make people understand about his aims, and he really convinced the larger population that Muslims, for some reason, are somehow they're doing something wrong, and and the press is really controlled by him. So my parents support him, I don't. And everyone who doesn't support him is silenced in the most horrific way. There's so many questionable things about his governance, not just in terms of equal rights, but also for environmental rights as well as human rights.
जाहिर है इस लड़की के मन में बहुत सारे सवाल थे। नरेंद्र मोदी की मुखालफत ये करती थी, उसके मन में जहर था, इसको पूरी तरह से ब्रेनवॉश कर दिया गया। उसे मोदी के खिलाफ साजिश में के लिए इस्तेमाल करना, भड़काना, उकसाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और दिशा रवि के साथ वही हुआ। हैरान करने वाली बात यह कि दिल्ली में जो कुछ हुआ, लाल किले पर जो हिंसा हुई, उसकी तस्वीरें जिस तेजी से फैली, उस साजिश में दिशा रवि के अलावा हमारे देश के कई और लोग भी शामिल थे। पुलिस ने दिशा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी आरोपी अभी पकड़ से बाहर हैं, फरार हैं। पुलिस फिलहाल निकिता जैकब और शांतनु को ढूंढ रही है। निकिता मुंबई में रहती है, बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील है और खुद को एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बताती है। जैसे ही पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की, निकिता तक जांच पहुंची तो निकिता ने सबूत पिटाने शुरू कर दिए। उसने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया, लेकिन पुलिस के पास निकिता के खिलाफ सॉलिड सबूत है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि 26 जनवरी को हुई हिंसा की टूल किट बनाने और उसे फैलाने में निकिता जैकब का अहम रोल है। किसान आंदोलन के आड़ में नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश दिसंबर में शुरू हो चुकी थी। 26 नवंबर को किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे और उसके बाद 10 दिन के बाद ही 6 दिसंबर को साजिश शुरू हुई। 6 दिसंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। इसमें पाकिस्तान, कनाडा और भारत में रहने वाले कई लोग जुड़े थे। इसी ग्रुप में दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु भी शामिल थे। पुलिस को इस बात के सबूत मिले हैं कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी मो धालीवाल ने अपनी दोस्त के जरिए निकिता जैकब से कांटेक्ट किया था। इसी के बाद टूल किट का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया। निकिता जैकब, दिशा रवि और शांतनु इन मिल करके टूल किट बनाया और फिर इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर किया। निकिता ने इस टूल किट को एडिट किया। इस केस में दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले मुंबई जाकर निकिता से ही पूछताछ की थी। निकिता के घर से काफी मटेरियल बरामद हुआ था, लेकिन जब पुलिस अगले दिन निकिता के घर गई तो वो गायब हो चुकी थी। अब पुलिस ने निकिता के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट हासिल किया है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। जांच के दौरान इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक आईफोन मिले। सर्च में ये भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। निकिता जैकब और शांतनु के लिए क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। करीब 60 से 70 लोग उस जूम मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें निकिता भी शामिल थी। लेकिन निकिता के वकील ने दावा किया कि उनकी मुवक्किल फरार नहीं है। निकिता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। निकिता के वकील का कहना है कि उनकी मुवक्किल ने जांच में पूरा सहयोग किया था। अब अगर हाई कोर्ट निकिता को पेश होने को कहता है तो ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। निकिता ने हर एक इन्वेस्टिगेशन के साथ पूरा कोऑपरेट किया है। उसने स्टेटमेंट भी ऐसा दिया है कि आगे भी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, इंक्लूडिंग जो भी उसके डिवाइसेस डेटा है वो सब इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को देने के लिए सब तैयार है। उसने अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है और पंचनामा भी हो गया है। उसके जो पर्सनल डिवाइसेस वगैरह थे, सारे के सारे डिवाइसेस पुलिस ने सीज कर लिया है। छुपने का कोई बात ही नहीं है। उसने पहले भी कोऑपरेट किया है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के साथ, अदरवाइज अगर नहीं किया रहता तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होता सर। इंटरनेशनल लेवल की इस साजिश में तीसरा नाम है शांतनु का। पुलिस का कहना है कि शांतनु के ही ईमेल से टूल किट शेयर हुआ। महाराष्ट्र के बीट का रहने वाला शांतनु स्क्रैप फार्मर्स एक्ट@gmail.com नाम के डोमेन का एडमिन था और इसी जीमेल अकाउंट से टूल किट का डॉक्यूमेंट आगे बढ़ाया गया। पुलिस को पता चला कि निकिता और शांतनु दोनों
XR नाम से NGO से जुड़े हुए हैं और 11 जनवरी को जो मीटिंग हुई, जो जूम पर बात हुई, उसमें शांतनु भी शामिल था। शांतनु के खिलाफ भी नॉन बिलेबल वारंट जारी हुआ है। शांतनु बेसिकली ग्रेजुएट इंजीनियर हैं और बीड में रहने वाले हैं। ये पुणे में भी इनका एक रिहायशी स्थल है। ये एक NGO XR चैप्टर से जुड़े हुए हैं जिसमें निकिता भी जुड़ी हुई है। XR मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर हैं उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। तो ये स्क्रैप फार्मर SACG@gmail है, इसका एडमिन कौन था ये बता सकते हैं? शांतनु। मैं आपको एक और बात बता दूं, पुलिस ने एक एक तार जोड़ा, हर चेहरे को बेनकाब किया, साजिश के सबूत जुटाए और ये सारे के सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए और दिशा रवि को अरेस्ट करने का ऑर्डर कोर्ट से लिया। यानी कोर्ट ने इन सबूतों को एग्जामिन किया है, उसके बाद ही पुलिस को साथ आती है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश हुई। अब खालिस्तान के आतंकवादी ये काम करें, समझ में आता है। पाकिस्तान के एजेंसीज अपने एजेंट से ये काम करवाएं, ये भी समझ में आता है। लेकिन हमारे देश में भी कई लोग ऐसे हैं, विरोधी दलों के कई नेता ऐसे हैं जो वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है। जाहिर है नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश है, नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद को छोटा करने का प्रयास है और इस काम में हमेशा की तरह राहुल गांधी आज भी सबसे आगे रहे। राहुल गांधी के अलावा तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी टूल किट के केस के आरोपी दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे नहीं, देश नहीं, इंडिया वोंट बी साइलेंस्ड, बट यानी भारत को चुप नहीं कराया जा सकता। राहुल ने ट्वीट के साथ 3 तस्वीरें अटैच की है, जिसमें पहली फोटो दिशा रवि की गिरफ्तारी की है, दूसरी फोटो एक यूट्यूब का वीडियो है, जबकि तीसरी फोटो में महिलाएं उन किसानों की तस्वीरें लिए दिखाई दे रही हैं जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हो गई है। प्रियंका गांधी ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट किया। प्रियंका ने लिखा, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। इसके साथ ही प्रियंका ने रिलीज दिशा रवि हैशटैग और इंडिया बीइंग साइलेंस्ड हैशटैग का इस्तेमाल किया। मतलब जो बात पाकिस्तान कह रहा है, जो लोग खालिस्तानी एक्टिविस्ट्स कह रहे हैं, वही बात राहुल ने कही, प्रियंका ने कही। राहुल कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी लोगों की आवाज दबा रहे हैं, लोकतंत्र को कुचल रहे हैं और यह सब कहने का मतलब एक ही है, मोदी की छवि को कैसे खराब किया जाए। और यह बात कई मौकों पर राहुल गांधी साफ साफ कह चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है उनके एजेंडे में। सिर्फ 3 दिन पहले राहुल ने शिकागो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ एक वेबिनार किया था। इसमें उन्होंने कहा, अब नरेंद्र मोदी को हराने का एक ही तरीका है, विरोधी दलों को मिलकर बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करना होगा। इसके बगैर उन्हें नहीं हराया जा सकता और कांग्रेस इस काम में लगी हुई है, यह भी कहा राहुल गांधी ने। How will it get fought? It will get fought by mass mobilization. Somebody said to me, why is the opposition not able to fight the BJP? And my answer is, as an opposition leader, I need institutions. I need a free press. I need a legal system. I need conversation in parliament. These are things I need. If you take them away from me, well, Gaddafi used to win election, 99% of the vote. Saddam Hussein won election, 99% of the vote. That's what happened. Right? And then to that mix, you add social media, you add control of WhatsApp, you add control of Twitter. So the result, the answer is mass mobilization. And the answer is going to come when the people who are taking this money overreach.
which is what they've done with the farm laws. They've overreached. Because you see, when you think the opponent is weak, you go too far. And then suddenly you realize, oh, the opponent is not that weak. The thing to understand is the opposition to the BJP and the RSS is very, very strong. It's sitting there. Simple metric, we're 60%. Even on the day of the election, we were 60%. Right? So, number one, bringing them together. And number two, when these guys overreach, making it expensive, which is what we're doing with this trolling, with this fake news, with the farm laws. See, the one thing that you cannot argue against is that the opposition and us in a big way have torn the BJP's reputation to shreds. We've literally ripped their reputation apart. इस बात को ध्यान से सुनते हैं तो साफ पता चलता है राहुल गांधी समझते हैं कि बीजेपी की ताकत नरेंद्र मोदी की इमेज है। नरेंद्र मोदी एक के बाद एक चुनाव इसलिए जीतते हैं क्योंकि उनकी एक छवि है और राहुल गांधी कन्विंस्ड हैं जब तक नरेंद्र मोदी की इस इमेज को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक उनका या कांग्रेस पार्टी का कोई चांस नहीं है। मोदी की इमेज खराब करने की कोशिश पर एक नजर डालिए राहुल गांधी क्या क्या करते रहे हैं। 5 साल से राहुल गांधी कह रहे हैं अंबानी अडानी की सरकार, सूट-बूट की सरकार, मोदी गरीबों के दुश्मन। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सवाल उठाए, सबूत दो, मोदी की इमेज पर हमला किया। राहुल ने जेएनयू में जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग का ओपन सपोर्ट किया, मोदी को लोकतंत्र विरोधी बताया। मोदी की इमेज पर दाग लगे इसके लिए सैकड़ों बार कहा कि राफेल की डील में गड़बड़ हुई है। आजकल किसानों के नाम पर राहुल गांधी रोज कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जुल्म कर रहे हैं। चीन के नाम पर कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं। तो राहुल गांधी का अभियान तो जारी है, लेकिन उनकी मुश्किल है और मुश्किल ये कि मोदी पर इल्जाम चिपकते नहीं। 5 साल कोशिश की, चुनाव हुए, फिर मोदी जीते। राहुल ने कहा चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, मोदी किसानों की बात नहीं सुनते, बार बार कहा। इसके बाद जब सर्वे हुए तो मोदी की लोकप्रियता और बढ़ती हुई दिखाई दी। जनता ने राहुल की बातों पर यकीन नहीं किया। और क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं निकली। राहुल ने आरोप लगाए, बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन कभी किसी आरोप का सबूत नहीं दिया। सच तो है कि नरेंद्र मोदी की एक फितरत है, अंबानी अडानी तो क्या, कोई भी उनके फैसलों को, उनकी सोच को प्रभावित नहीं कर सकता। अगर कोई ये दावा करता है, कोई ये कहता है कि वो मोदी से कुछ करवा सकता है, तो इसकी गलतफहमी होगी। इतिहास गवाह है, मोदी ने कभी किसी के दबाव में फैसले नहीं लिए। ये कोई नहीं मानेगा कि मोदी चीन से डरते हैं। मोदी की देशभक्ति पर कोई शक नहीं कर सकता और उसकी वजह है मोदी की पब्लिक लाइफ, मोदी का रिकॉर्ड, मोदी का स्टैंड। पाकिस्तान हो या चाइना, मोदी ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। प्रोपेगेंडा वॉर के पीछे चाहे चीन हो या पाकिस्तान, यह सफल तभी हो सकता है जब कुछ सब्सटेंस हो, कुछ सच्चाई हो। और राहुल गांधी इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। Simple metric, we're 60%. Even on the day of the election, we were 60%. Right? So, number one, bringing them together. And number two, when these guys overreach, making it expensive, which is what we're doing with this trolling, with this fake news, with the farm laws. See, the one thing that you cannot argue against is that the opposition and us in a big way have torn the BJP's reputation to shreds. We've literally ripped their reputation apart. किसी भी जंग में आजकल प्रोपेगेंडा सबसे बड़ा हथियार होता है। जंग चाहे सरहद पर हो या सियासत के मैदान में। पिछले दिनों के घटनाओं ने साबित किया कि मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया।
और इसके सबूत आज हमने देखे हैं। कोशिश यह है कि प्रचार तंत्र के माध्यम से नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जैसे वर्ल्ड लीडर के साथ जोड़ दिया जाए, ये दिखाया जाए कि भारत में बोलने की आज़ादी की मुखालफत वो करते हैं। उनके राज में लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जाता है। ये छवि क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। पहले ये कोशिश कश्मीर के नाम पर की जाती थी, फिर ये कोशिश सीए के नाम पर की गई, और जब ये दोनों फेल हो गए तो ये कोशिश किसानों की आड़ में खालिस्तान के हथियार से की गई। इस प्रचार तंत्र की आग के तार पाकिस्तान से, कनाडा से और स्वीडन से जुड़े हैं। इसके सबूत आज मैंने आपको दिखाए और मैं आपको इसे एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। हर घटना के साथ प्रोपेगेंडा का तरीका कैसे बदलता है। जिस दिन लाल किले पर हमला हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, तो कहा गया ये पुलिस ने करवाया, पुलिस ने लोगों को रास्ता दिखाया और वहां भेजा। जब पुलिस ने दीप संधू, लखा सिंह जैसे लोगों के नाम बताए, उनके वीडियो सामने आ गए, साफ साफ हो गया इन लोगों ने प्लानिंग की थी, ये लोग खालिस्तान वालों से जुड़े थे, तो किसान संगठनों ने और उनका सपोर्ट करने वालों ने कह दिया इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर दीप सिद्धू की सनी देओल और नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर दिखाकर कहा ये तो मोदी के साथ है। यह भी कहा गया कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए खालिस्तान से इसका नाम जोड़ा जा रहा है। अब कोई ये पूछे, किसानों के बीच खालिस्तान का झंडा फहराने वाले, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले क्या सरकार ने भेजे थे? धरने पर बैठे किसानों के बीच में बैठकर मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मर जा मोदी, ये कहने वाले क्या बीजेपी द्वारा भेजे गए थे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे वहां बैठकर लगाए गए। किसान आंदोलन के संदर्भ में जब ग्रेटा थुनबर्ग का नाम आया, टूल किट सामने आया, जांच में पुलिस को सबूत मिले, ये पता चला दंगा कराने की साजिश बहुत पहले बनी थी, तो फिर ये साफ हो गया ये बड़ी साजिश है नरेंद्र मोदी की छवि पर दाग लगाने की। और चूंकि राहुल गांधी को सूट करता है, वो इस चीज में यकीन करते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी की छवि को खराब नहीं किया जाएगा तब तक राजनीति में वो सफल नहीं हो पाएंगे, तो वो भी इस सियासत का हिस्सा बन गए। जो वो अडानी अंबानी का नाम लेकर करते थे, चाहे पाकिस्तान और चीन का नाम लेकर करते हैं, चाहे किसान आंदोलन को लेकर, अच्छी बात यह कि किसान इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं। किसानों को तो अब इस बात का अंदाजा हो गया कि स्वीडन और कनाडा में बैठकर उनके ट्रैक्टर मार्च का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कैसे बनी, किसने की। किसान संगठनों को यह भी पता चल गया है कि आंदोलन में खालिस्तानी क्यों घुसे। किसान नेताओं को आज ये बात समझ में आ गई होगी कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर अगर ट्वीट करें तो उसकी जांच कराने की, उनको अरेस्ट करने की मांग कौन करता है, और अगर दिशा रवि, निकिता और शांतनु साजिश का हिस्सा बन जाएं तो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा कौन बताता है। मैंने बहुत सारे किसान नेताओं की बात सुनी है, कुछ लोगों से बात की है। उनका कहना है कि वो किसी भी देशद्रोही का साथ नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान आंदोलन खत्म हो। हरियाणा में तो आज कांग्रेस की एक नेता ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा वो धरने पर बैठे किसानों को पैसा दें, खाने पीने का सामान दें, शराब की सप्लाई करें, लेकिन किसी भी कीमत पर आंदोलन को खत्म ना होने दें, क्योंकि किसान आंदोलन से ही कांग्रेस को नई जिंदगी मिल सकती है। मैंने आपको बताया कि किसान आंदोलन को कैसे बनाए रखने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पंचायतें हो रही हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किसान पंचायतों में लगातार हिस्सा ले रहे हैं। प्रियंका आज बिजनौर में हुई किसान पंचायत में शामिल हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आंदोलन करने वाले किसानों का साथ देने को कहा। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। हरियाणा में भी कांग्रेस किसानों को भड़का रही है, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, ये भी सियासत की बात है, कोई हैरानी की बात नहीं। हैरानी की बात यह है कि आज कांग्रेस के नेता विद्या रानी ये कहते हुए सुनाई दी कि कांग्रेस को दोबारा मजबूत करना है तो किसान आंदोलन को जारी रहना ही होगा। किसानों को जो भी चाहिए, घी, अनाज, शराब, कांग्रेस वो सब देगी, बस आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। शहर में, डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा, बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे,
सभी गाँवों का सर्वे हो जाएगा, हम प्रचार कर चुके होंगे। उसके बाद एक मत से हम डिस्ट्रिक्ट जेल में पद यात्रा करेंगे और वो पद यात्रा एक विशाल समूह के रूप में उभरेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको अब हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। हमारा ये कोई बात नहीं। अब देखो, हर तरह का आंदोलन होता है, हर तरह का आदमी होता है। बीमार आदमी को क्या शराब नहीं दी जाती है ना? हर तरह के आदमी होते हैं, हर तरह की सुविधा चाहिए उनको। इसलिए मैं कहूँगी कि हमें आंदोलन को नए तरीके से एक संजीवनी देनी है। किसानों ने तो देनी है, हमने भी देनी है। अपने बूथ स्तर पर आप प्रोग्राम करिए, उसे मजबूती दीजिए। आगे जो भी सब भाइयों की सलाह होगी वैसा कार्य करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, मिलकर चलेंगे। धन्यवाद। विद्या रानी ने जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में ये कहा कि वो किसानों को शराब भी दे सकते हैं, किसी ने टोका, कहा कि सारी बात रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर बात बदली, उन्होंने कहा कि बीमार को भी शराब दी जाती है। लेकिन मंशा समझ में आ जाती है, क्योंकि ये सारी बात पब्लिकली नहीं कही गई थी। ये बात तो किसने रिकॉर्ड कर ली? ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए थी, उन्हें बताया जा रहा था करना क्या है। और ये बात सही है कि पिछले 6 साल से कांग्रेस लगातार इलेक्शन हारी है, कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। और ये भी सही है कि किसान आंदोलन में कांग्रेस खुद को वापस जिंदा करने का एक मौका देख रही है। राहुल गांधी को भी यही लगता है। कांग्रेस आंदोलन के, इस किसानों के आंदोलन के जरिए नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। जो पाकिस्तान के लोग सोचते हैं, जो खालिस्तान के लोग सोचते हैं, वही ये लोग भी सोच रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ किसान आंदोलन को हर तरह से सपोर्ट कर रही है और दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल कर रही है नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए। इसीलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की। बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब देने के लिए ममता बनर्जी अब बड़े पैमाने पर सरस्वती पूजा की तैयारी कर रही हैं। अब ज्ञान की देवी के नाम पर बंगाल में सियासत कैसे हो रही है? पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वर्कर हों या फिर तृणमूल कांग्रेस के, आजकल सब के सब खुद को एक से बड़ा, दूसरे से बड़ा सनातनी हिंदू दिखाने की कोशिश में लगे हैं। बीजेपी ने पहले जय श्री राम के नारे लगाए, ममता को घेरा। अब ममता बनर्जी ने सरस्वती पूजा के जरिए इसका जवाब देने की तैयारी कर ली है। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में सरस्वती पूजा को दुर्गा पूजा के लेवल पर बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी की है। बड़े बड़े पूजा पंडाल बनाए गए हैं, पंडालों में मां सरस्वती की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं। ममता बनर्जी की पार्टी अकेले हुगली जिले में ही 125 जगहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन कर रही है। इन सभी जगह पर सरस्वती पूजा की जिम्मेदारी पार्टी के नेताओं को दी गई है। हुगली से तृणमूल कांग्रेस के एमपी अपरूपा पोद्दार ने सरस्वती पूजा का पंडाल तैयार करवाया है, क्योंकि 2019 में ममता बनर्जी ने सरस्वती पूजा पर कुछ पाबंदी लगा दी थी, जिसे बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना लिया था। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा तो बंगला कल्चर का हिस्सा है। बीजेपी बंगाल में सिर्फ पावर में आने के लिए झूठ फैलाती है। वो झूठा आरोप था। झूठ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को और कुछ नहीं आता है। अच्छे दिन के सपने भारत की जनता को दिखाए, लेकिन अच्छे की जगह बुरे दिन भारत की जनता ने देखे हैं। वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों का, ये लोग
माँ दुर्गा को अपमान करते हैं, तो जो लोग हमारे बंगाल की कृष्टि संस्कृति से इन लोगों का कोई लेन देन नहीं है, ये लोग क्या जानेंगे कि बंगाल के हर कोने में, हर क्लब में, हर स्कूल इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में सरस्वती पूजा होते हैं। माँ दुर्गा को सब कोई पूजते हैं, पूजा एक उत्सव का रूप दिया जा रहा है बंगाल में। अब बताइए, वहाँ पर दिलीप घोष 2-3 दिन पहले, हमको दुख होता है कि माँ दुर्गा को उन्होंने इस तरह के कमेंट किए हैं। माँ दुर्गा ये सब असुर को एक दिन वध करेंगे, कल बोलेंगे कि सरस्वती भी भगवान नहीं है, ये लोग यही बोलेंगे। सरस्वती पूजा पंडालों में ममता बनर्जी सरकार के कामों का प्रचार भी हो रहा है। ममता बनर्जी के कामों को गिनाने वाले पोस्टर भी लगे हैं। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जनता तो ममता से पहले ही नाराज है। जिस तरह से पूजा के पंडालों में ममता के पोस्टर लगाए गए हैं, उससे देवी देवता भी ममता से नाराज हो जाएंगे। इसका खामियाजा ममता को भुगतना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में पूजा करना आफत है। आप बोलेंगे मैं भी वही था, लेकिन उस दल में बाकी सब लैंप पोस्ट हैं। दुर्गा पूजा विसर्जन करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसा पहले नहीं था। उलवरिया में सरस्वती पूजा करने के लिए छात्रों को सड़क बंद करके बैठना पड़ता है। मुर्शिदाबाद में कई स्कूलों के नाम बता सकता हूं जहां सरस्वती पूजा ममता सरकार ने बंद की है। ऐसे 50 स्कूलों का नाम मैं बता सकता हूं। ये बात सही है कि धर्म के नाम पर बंगाल में सियासत तो हो रही है, लेकिन इसका एक फायदा हुआ है। दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो या दूसरे त्योहार, सियासत के चक्कर में बंगाल के लोगों को सारे त्योहार मनाने का मौका मिल रहा है। कल मां सरस्वती के दर्शन करने का मौका मिलेगा और सारे त्योहारों को सरकारी सपोर्ट भी मिल रहा है। एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना की। लापरवाही हो रही है, उसका नतीजा हो रहा है और कैसे सावधान होने की ज़रूरत है। आपको एक बार फिर कोरोना के खतरे से सावधान होने को कहता हूँ। लापरवाही भारी पड़ रही है, खतरा बढ़ सकता है। पहली बुरी खबर तो है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विजय रूपाणी कल वडोदरा की एक चुनावी सभा के दौरान बेहोश होकर स्टेज पर गिर गए थे। जांच हुई तो पता चला वो कोरोना पॉजिटिव हैं। कल रूपाणी ने 3 रैलियां की थी। हालांकि अब रूपाणी की कंडीशन स्टेबल है, लेकिन चिंता इस बात की है कि उनके साथ मंच पर जो लोग थे, उनमें से कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ। देश में कोरोना के इन्फेक्शन के नए मामलों में कमी आने के बाद लोग थोड़ा रिलैक्स्ड हैं, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के नए मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। देश भर में कोरोना के कुल केसेस में करीब 70% केसेस इन दोनों राज्यों के हैं। कोरोना के नए मामलों ने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा दी है। पिछले 5 दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव के केसेस 2000 के आसपास थे, लेकिन अब नए केस 3000 के पार चले गए। कल संडे के दिन महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 4000 के पार चली गई। महाराष्ट्र में पिछले 40 दिन में पहली बार कोरोना के नए पेशेंट्स की संख्या 4000 के पार पहुंची है, जबकि 40 लोगों की मौत के केस दर्ज किए गए। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 645 नए केसेस सामने आए हैं। नागपुर की हालत फिर से खराब होने लगी है। पिछले 5 दिन में नागपुर में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। एक हफ्ते पहले हर रोज कोरोना के एवरेज 200 से 250 केसेस आते थे, लेकिन अब नए मरीजों की संख्या 400 से 500 के बीच पहुंच गई है। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 455 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इस दौरान 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। नागपुर सेंट्रल जेल में पिछले 3 दिन में 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नागपुर महानगर पालिका के 10 जोन में कोरोना तेजी से बढ़ा है और इसीलिए अब नागपुर महानगर पालिका ने हॉकर्स, सब्जी के दुकानदारों, डिलीवरी बॉयज और कुरियर वालों के कोरोना टेस्ट शुरू किए हैं। मैंने कई बार कहा है, आज फिर से कहता हूं, कोरोना बहुत कोशिश करने के बाद काबू में आया है, लेकिन ये वायरस खत्म नहीं हुआ है, खतरा बना हुआ है। इसलिए सावधान रहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है।
मास्क लगाना और दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है।